नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस छोटे से YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल में हर महीने के पहले रविवार को एक कहानी लेकर आऊँगा। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी और सामाजिक होगी। हो सकता है कि इस कहानी का कोई कैरेक्टर आपके घर में या मोहल्ले में आसपास ही मिल जाए। वीडियो केवल 10-15 मिनट की होगी और इंटरेस्टिंग भी होगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है कर्म और कर्मों का फल। कहानी एक छोटी सी भारतीय परिवार की है, जिसकी मुखिया एक विधवा माँ है। उसकी 2 बेटी और 1 बेटा है। बेटियाँ बड़ी है और बेटा सबसे छोटा है। माँ खुद गरीब होने के बावजूद तीनों को अच्छी पढ़ाई कराने की सोचती है, जिससे कि तीनों अपने जीवन में सफल बने और गरीबी का जीवन बच्चों को ना जीना पड़े। कहानी का केंद्र बिंदु तीनों बच्चे हैं। मैं किसी कारणवश उनका कोई नामकरण नहीं करूँगा, पर उनको बड़ी बहन, छोटी बहन और छोटा भाई इत्यादि नाम से संबोधन करूँगा। बाकी आप सोच सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बचपन। गरीब परिवार होने की वजह से आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा थी। छोटा भाई सबसे छोटा और सबसे प्यारा था और दोनों बड़ी बहन उसको बहुत प्यार करती थी। माँ की मेहनत और गाँव वालों की मदद से उनकी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही थी। इस बीच एक NGO की मदद भी उनको मिलती है और तीनों जी तोड़ मेहनत करते हैं। फिर तीनों सम्मान के साथ उच्च शिक्षा में सफल होते हैं। फिर तीनों नौकरी की तलाशी शुरू करते हैं। बड़ी बहन को और छोटा भाई को सरकारी स्कूल में बहुत ही सम्मान का टीचर का नौकरी लग जाता है, पर छोटी बहन को काफ़ी मेहनत करने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिल पाती। फिर अब तीनों की उम्र शादी लायक हो जाती है और एक एक करके तीनों की शादी हो जाती है। बड़ी बहन और छोटा भाई टीचर है और गांव के आसपास ही उनका स्कूल है। वो दोनों गांव में रहकर नौकरी करते हैं। छोटी बहन का पति ऑल इंडिया सर्विस में है। वो अपने पति के साथ उसके टाउन में चली जाती है। अपने पति को मदद करने के लिए और अपने आप को व्यस्त रखने के लिए उसको जहाँ भी मौका मिलता है वो अपनी योग्यता के आधार पर प्राइवेट कंपनीज में अलग अलग शहरों में नौकरी करती रहती है। फिर समय इसी तरह बीतता रहता है। बड़ी बहन को एक प्यारी सी बेटी होती है। छोटी बहन को एक बहुत ही प्यारा बेटा होता है, पर इकलौता भाई का किस्मत अच्छा नहीं है, उसे कोई औलाद नहीं होता है। और फिर समय इसी तरह बीतता रहता है। छोटी बहन साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार घर आ पाती है। उनका जीवन सुख शांति से चल रहा है। कहानी का टर्निंग पॉइंट। गांव में रहने वाले भाई बहन मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनके पास भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ है, पर उन दोनों में लालच आ जाता है। दोनों मिलकर पारिवारिक संपत्ति, जिसकी कीमत अब बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस पर कब्जा कर लेते हैं। इधर छोटी बहन को पता भी नहीं चलता है। इसी तरह 10-15 साल समय निकल जाता है। इस बीच छोटी बहन का अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और वो अपने पति को छोड़कर अपने बेटे को लेकर गांव आ जाती है। वो अपनी बड़ी बहन और छोटा भाई से घर में रहने की इच्छा व्यक्त करती है, पर वो दोनों इसके लिए तैयार नहीं होते। छोटे को वो कहती है कि इस दुख के समय में जब उसका पति साथ नहीं दे रहा है, वो अपने बेटे के साथ कहाँ जाएगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद दोनों इस शर्त पर राज़ी होते हैं कि पारिवारिक ज़मीन के छोटे से हिस्से में अपना घर बनाकर तब तक रह सकती है कि जब तक उसका कोई बंदोबस्त ना हो पाए। छोटी बहन के पास बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं था, पर अपनी मेहनत से कमाया हुआ जो भी था उससे एक कमरा का छोटा सा घर बनाकर अपने बेटे के साथ रहने लगती है।
फिर वो अपनी योग्यता के आधार पर और अपने पति के साथ जब थी तब उसने कुछ प्राइवेट नौकरी की थी। उसके तजुर्बे के आधार पर अपने लिए गांव के पास एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी पाने में सफल हो जाती है। उसे इतना मिल जाता है कि वो अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके। अब तक की कहानी से आपको पता चल गया होगा कि उन तीनों की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। बड़ी बहन और छोटे भाई के पास बहुत सारे बैंक अकाउंट है, बहुत सारे बैंक बैलेंस है, अलग अलग लोकेशन पर बहुत सारे प्लॉट्स है और बहुत सारे जायदाद है। वहीं छोटी बहन के पास सर छुपाने लायक छोटा सा कमरा और एक होनहार बेटा है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। फिर यहाँ तक की कहानी तो ठीक ठाक है, हमें इससे मिलती जुलती स्थिति दिखाई देती है, पर आगे की परिस्थिति और भी ज़्यादा जटिल हो जाती है जब बड़ी बहन और छोटे भाई का लालच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो फैसला करते हैं कि पूरे ज़मीन पर बहुत बड़ा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर बहुत सारे फ्लैट्स, शॉप्स, ऑफिस बेचकर बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। फिर दोनों मिलकर छोटी बहन के ऊपर तरह तरह के अत्याचार शुरू करते हैं जिससे वो अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। छोटी बहन लाचार थी, उसके पास कोई उपाय नहीं था। अपने बेटे के भविष्य के लिए सभी तरह के अत्याचार सह लेती है। अपने ऊपर हो रहे अन्याय का विचार वो भगवान पर छोड़ देती है। उसे विश्वास है कि भगवान का न्याय गलत नहीं होगा। उसे अपने छोटे बेटे पर भरोसा है जो आज इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है कि एक दिन वो बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। फिर एक दिन उसके सभी दुखों का अंत जरूर होगा। दोस्तों, कहानी के इस भाग पर आकर मैं इस कहानी पर आधारित कुछ सवाल आपके सामने रखूंगा। सवाल नंबर 1, बड़ी बहन और छोटा भाई इतना लालची क्यों है? सवाल नंबर 2, छोटी बहन इतना अत्याचार और कष्ट कैसे सहन कर रही है? सवाल नंबर 3, दोनों टीचर इतना लालची है तो स्कूल में बच्चों के बीच और समाज में लोगों के बीच कैसे जीते हैं? सवाल नंबर 4, इस कहानी का अंत क्या होगा और कैसे होगा? पहले सवाल का जवाब ये है कि मैं लालची या लोभी व्यक्तियों को जानवरों से भी नीचे स्तर का समझता हूँ। अगर हम जानवरों को ध्यान से देखें तो पाते हैं कि वो अपनी भूख मिटाने के लिए और अपने बच्चे के लिए जितना चाहिए केवल उतना ही शिकार करती है, चाहे वो शेर हो या फिर कुत्ता बिल्ली। अगर शेर को लालच आ जाए तो आज ही जंगल के सारे पशुओं को एक दिन में ही मार सकती है, फिर पूरा जंगल साफ हो जाएगा। अब जो चीज़ जानवरों को समझ में आता है वो चीज़ इन लालची इंसानों को समझ में नहीं आता है। धन का लोभ उस व्यक्ति को जब हो जाता है तब उसका विवेक खत्म हो जाता है, फिर उसमें मानवता भी खत्म हो जाता है और अंत में सब कुछ पैसा को ही समझ लेता है। दूसरे सवाल का जवाब, छोटी बहन इतने अत्याचार और दुख तकलीफ के बावजूद इतना शांत कैसे है और इतना कष्ट कैसे सह पा रही है? वो इसलिए शांत रह पा रही है कि उसने अपने ऊपर सारे अत्याचारों का विचार भगवान पर छोड़ दिया है। उसे पूरा विश्वास है कि भगवान कभी अन्याय नहीं होने देंगे। अभी केवल वो अपनी प्राइवेट कंपनी की छोटी सी नौकरी और अपने बेटे के पढ़ाई पर ही अपना फोकस रखना चाहती है। पुलिस और कोर्ट कचहरी जाकर अपना कीमती समय बर्बाद करने की उसकी इच्छा भी नहीं है और उसके पास समय भी नहीं है। दोनों टीचर कैसे समाज में हैं तो वो अभी डबल रोल निभा रहे हैं। समाज में और स्कूल में दोनों का बहुत सम्मान है। दोनों प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेलेंट है। समाज को दिखाने के लिए बढ़ चढ़कर दान पुण्य और समाज सेवा में हिस्सा लेते हैं। समाज में उनका चेहरा बहुत ही दयालु, निर्लोभी, मानवतावादी व्यक्ति का है, पर अपने परिवार में वो अपनी निर्दयी, लोभी और मानवता विरोधी चरित्र निभा रहे हैं। क्योंकि छोटी बहन की कहानी सुनकर शायद आपका मन भी अशांत हो जाएगा और सबके मन में एक दया की भावना आ जाएगी, पर इन दोनों टीचर के मन में
कोई ऐसी भावना नहीं आती है। चौथा सवाल, जिसका जवाब यानी कि कहानी का अंत किस तरह होगा और फिर आगे क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं बड़ी बहन की कहानी से। आज वो रिटायर हो चुकी है, वो अपने कर्मों का फल भोग रही है। उसकी एक इकलौती बेटी थी जिसका विवाह हो गया है और वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती है। उसके पास समय नहीं है अपने माता पिता से मिलने के लिए। उसका पति शराब और शबाब में इतना व्यस्त है कि उसके पास घर में रहने लायक समय नहीं है। धन दौलत बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऐसा आता ही है। अब पिछले 10 साल से वो ब्लड प्रेशर, शुगर और अनिद्रा बीमारी से ग्रस्त है और अपने जीवन से जूझ रही है। शायद अपने जीवन की अंतिम सांस का इंतजार कर रही है। छोटी बहन, उसका बेटा आज बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़ा इंजीनियर है। फिर इसके बीच उसके पति को भी अपने किए का अफसोस होता है। उसने अपने पति को भी माफ़ कर दिया क्योंकि वो बहुत ही समझदार और दयालु स्वभाव की है। अब वो लोग अपने नए मकान में शिफ्ट हो गए हैं और अपने पति और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ऊपर वाले की दया से उसके अच्छे दिन आ गए हैं। छोटा भाई, उसके साथ बहुत बुरा होता है। आज भी वो निसंतान है। ब्लड प्रेशर, शुगर और तरह तरह की बीमारी से ग्रस्त है। बिना दवाई और शराब के उसको नींद नहीं आती है। उसके ज़िंदगी का अंत बहुत ही दयनीय हालत में तब होती है जब उसकी हत्या उसी के साले साहब ने कर दिया होता है। दोस्तों, कहानी तो यहीं तक ख़त्म हो गई। इस कहानी से मुझको कुछ शिक्षा मिलती है जो मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। शायद आपको भी कुछ मिला होगा। चलिए मैं अपनी ही बताता हूँ। पहली शिक्षा, किसी निर्दोष, लाचार, दुर्बल पर बिना कारण कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। दूसरी शिक्षा, अपने रिश्तेदारों की आंखों में आंसू देकर कमाया हुआ धन कभी किसी के काम नहीं आता है। तीसरी शिक्षा, भगवान के ऊपर विश्वास बनाए रखना चाहिए, चाहे जिंदगी में कितनी भी तकलीफ, परेशानी या समस्या क्यों ना आ जाए। चौथी शिक्षा, परिवार से बाहर के किसी ने अगर अन्याय किया है तो आप पुलिस और कोर्ट जाकर न्याय की कामना जरूर कीजिए, पर अपनों के विरुद्ध कोर्ट कचहरी अंतिम विकल्प होना चाहिए। पांचवी शिक्षा, स्वर्ग और नरक आसमान में नहीं है, इसी धरती पर है। हमें अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग नरक यहीं पर मिलता है और अपने कर्मों का फल यहीं पर भोगना होता है। और अंतिम शिक्षा ये है कि अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस वीडियो को मैं 5 सितंबर 2021 को रिलीज़ करना चाहता था, पर टीचर्स डे के दिन में टीचर्स के खिलाफ बनाया हुआ वीडियो रिलीज़ करने से मेरी आत्मा ने आज्ञा बिल्कुल नहीं थी। पर अगर लगता है कि आपके आसपास कांटेक्ट में कोई इस तरह के कैरेक्टर का टीचर है तो उसे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। और हो सकता है किसी भी प्रोफेशन में जो इस तरह का कैरेक्टर निभा रहे हैं तो उनको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। शायद भगवान उनको सद्बुद्धि दे और बद्दुआओं के असर से उसका अंत इतना दर्दनाक कम से कम ना हो। दोस्तों, आपका कीमती समय निकालकर वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी की मदद हो सकती है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।